तमाम सर्वे के बुनियाद पर ही हमने यहाँ पर रिजर्वेशन दिए हैं। हमसे जो बढ़ता है वो करे हैं। पहले इन लोगों को तो रिजर्वेशन आने दीजिए, फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसीलिए फिर एक दफा मैं गुजारिश करता हूं कि इस रिजर्वेशन को आप सब लोग मिलकर इसको पास करने में इसकी मदद कीजिए। यही वो अल्फाज थे जिन्होंने रियासत के मुस्लिम नौजवानों में ताबनाक मुस्तकबिल की उम्मीद जगाई थी। इन्हीं अल्फाज ने रियासत की मुस्लिम तस्वीर को यकसर बदलने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। यही वो शुरुआत थी जिसके बाद रियासत के मुस्लिम नौजवानों पर तरक्की के रास्ते खुलते गए। जी हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए की गई इस पहल ने ही मुस्लिम नौजवानों को तालीम हासिल करने का बाविखार हक़ अता किया था। इन अल्फाज में दरअसल रियासत के मुस्लिम नौजवानों और कायदीन के लिए एक पैगाम था। उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। इन्हीं अल्फाज में कहा गया कि महारत किसी फ़न में हासिल करो, उठो नौजवानों तुम आगे बढ़ो। मैं बीटेक आईटी से किया हुआ हूँ और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा दाखिला 2009 में हुआ था। I'm into engineering third year of CSE. Pursuing electronics and communication engineering. MBBS first year student. Studying in second year MBBS. आंध्र प्रदेश आज एक ऐसी रियासत है जो मुल्क भर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तमाम रियासतों के लिए मिसाली बन गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रियासत आंध्र प्रदेश कई बरसों से अपना सिक्का मनवा रही है, लेकिन इसकी तस्वीर में अब एक नया रंग उभर रहा है और वो रंग है यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों का। आज रियासत के हर शोबे में तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों की खातिर ख्वाह तादाद वाज़े तौर पर नज़र आती है। हुकूमत की जानिब से तालीम और रोज़गार के मैदानों में दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात ने मुस्लिम समाज की मसख़ की हुई तस्वीर को धीरे धीरे सुधारना शुरू किया। एक सियासी क़ायद के साथ पेश आए वाक़े ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की जंग के लिए आमादा किया और वही वाक़या आज हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को सहारा देने की वजह बना। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JNT यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया और मैं समझ रहा था कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल सका। और मेरे दोस्त को जो मुझसे कम मार्क्स लाए थे उनको इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। मैंने जाकर रजिस्ट्रार से पूछा, भाई ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे तो ज़्यादा मार्क्स है, मुझे मिलना है, लेकिन मेरे दोस्त को जो बैकवर्ड क्लास की उनको मिल गया। कहा कि उनको रिजर्वेशन है, इसलिए उनको बावजूद आपसे कम मार्क्स आने के उनको हमने दिए। जब मेरे दिल में एक तड़प थी कि क्यों ना क्यों ये रिजर्वेशन इस रियासत में भी लाया जाए, ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं उतना बड़ा आदमी नहीं था कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो सके। मेरे वालिद मोहतरम पहले से पॉलिटिक्स में थे, तो जब मेरा इंजीनियर का ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मैंने कॉलेज में अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी, क्योंकि ये विरासत में थी, वालिद मोहतरम पॉलिटिक्स में थे। तो हमने भी कॉलेज में कामारेड्डी में इलेक्शन में मुकाबला किया और वहाँ से हम सियासतदान बन गए। फिर फौरी 22 साल की उम्र में हमने म्यूनसिपल कामारेड्डी के काउंसलर बन गए। फिर उसके बाद MPP प्रेसिडेंट बन गए। 89 में MLA कम मिनिस्टर बन गए। यानी 31 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट मुस्लिम मिनिस्टर हूँ आंध्र प्रदेश की तारीख में, कि सबसे कम उम्र में मुझे मिनिस्ट्री का अल्लाह ताला ने ओहदा दिलाया। रियासत के मुसलमानों की तरक्की और मुस्लिम नौजवानों को तालीम से आरास्ता करने में की गई कोशिशों ने रंग लाना शुरू कर दिया। आज हम देखते हैं कि हर बड़ी कंपनी में, हर शोबे में तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों का फीसद बढ़ गया है। पिछले 50 वर्षों में तालीम से दूरी और तहफ़्फ़ुज़ात न होने से मुस्लिम समाज की जो तस्वीर बनी थी उसे तहफ़्फ़ुज़ात ने बदल कर रख दिया है। 1994 में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की सोच का आगाज़ हुआ। ये सफ़र इंतहाई दिनों में काफ़ी कठिन था और बेहतर नताइज की कोई उम्मीद दूर तक भी नज़र न आती थी। ऐसे में मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत और कांग्रेस के आला कायदीन से इस मौजू पर नुमाइंदगी की और तहफ़्फ़ुज़ात की जानिब ख़याल को तक़वियत दी।
यहीं से मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक महकमे की तश्कील का काम हुआ। रियासत में पहली बार महकमे अक़लियती बहबूद का वजूद अमल में आया। हम ज़्यादा तकरीरों पर, जज्बाती नारों पर और अनप्रैक्टिकल कामों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैंने जब डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो बताया मैं कि देखिए साहब, ये वन अम्ब्रेला के नीचे अगर मेरे 4 महकमाओं के लाएंगे तो हुकूमत को अच्छा नाम आएगा और मुसलमानों को हम जो बेनिफिट करना चाह रहे अक़लियतों को हम कर पाएंगे। हमारा बजट अलग होगा, हमारा सेक्रेटरी होगा, हमारे स्कीम्स बनेंगे, तब जाकर हम कुछ करके बता सकेंगे जो दूसरे महकमे हैं। क्यों हमारे साथ इतनी बड़ी अक़लियत के साथ कि महकमा नहीं बनाकर सीधा फेंक दिए हैं। उसको लाने के लिए मैंने कई दिन उसका डाटा जमा किया और उसके बाद बोला कि वन अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे लेके आओ। तो जब जाकर 93 में एक छतरी के नीचे आया और ये जब मैं लाया तो पहले मुलायम सिंह जी ने 94 में खुद हैदराबाद आए और मुझसे मिले, अपनी टीम को यहाँ छोड़ के गया कि ये कैसा महकमा बनाए। तो उसके बाद सेकंड यूपी में बना। इस तरीके से इस मुल्क के अंदर 14 रियासतों में है और फिर 2005 में हुकूमत हिंद में भी अक़लियती बहबूद आया। 2005 में हमने बनाया 93 में, यानी 11 साल के बाद मरकज़ में भी कांग्रेस की सरकार ही आकर वहाँ भी अक़लियती बहबूद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। ये जब मिनिस्टर डिपार्टमेंट बन जाने के बाद मैंने हमारे पहले सेक्रेटरी सौदागर अनवर को बुला के बोला कि अब मेरी जो तड़प रिजर्वेशन की थी, मैंने कहा कि अब मौका अच्छा है, अब रिजर्वेशन की बात उठाऊं। तो मैंने पहली दफ़ा सरकारी सतह पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम अकाबरीन को, दानिशवरों को, उलमाए कराम को मीटिंग में बुलाया और उनकी राय तलब की, सियासतदानों को भी, कि भाई क्यों ना हम भी बैकवर्ड क्लास वाले भाइयों की तरह जो उनको मर्रात हैं हम उससे क्यों महरूम रहें, क्यों ना वो मर्रात हम हासिल करें। लेकिन उस दौर में 93 में जितने भी अकाबरीन आए, दानिश्वर सियासतदान आए, सब एक आवाज़ में कहा कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम में मसावत है, बेशक है, लेकिन इसीलिए हमको ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए। इस दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने खुलूस के साथ काम करते हुए मुस्लिम अकाबरीन को तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से आगाह किया। उन्होंने मुस्लिम अकाबरीन को तहफ़्फ़ुज़ात के फ़वाइद से वाकिफ़ करवाया, लेकिन उनकी मुखालिफत की गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो इसी मोड़ पर रुक जाएगा। मुसलमानों में दर्जाबंदी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुस्लिम कायदीन ने तहफ़्फ़ुज़ात लेने से इनकार कर दिया कि देखो चीफ मिनिस्टर रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है, क्यों आप लोग इससे रिजर्वेशन से इनकार कर रहे हो, इससे बेनिफिट्स ये है। मैंने एक्सप्लेन की, लेकिन बहुत कम लोग उसमें मेरा साथ दिए, मेजॉरिटी उसके मुखालिफत करी। तो 94 में मुझे पहली कामयाबी मिली कि एलुड सदस्यों में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने कि 14 कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया और जीवो 30 1994 की इजराई अमल में आई, जिसमें यह था कि मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, ओंटरी, इस तरह 14 कम्युनिटीज़ को उन्होंने बैकवर्ड क्लास में करार देते हुए, और ये प्रोसीजर ये है कि बीसी हुकूमत ऐलान करने के बाद वो कितने परसेंटेज देना और वो जो कम्युनिटीज़ में बैकवर्डनेस कितनी है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कमीशन को, बैकवर्ड क्लास कमीशन को। तो जब जस्टिस पुट्टस्वामी कमीशन का क़याम भी 94 में अमल में आया विजय भास्कर रेड्डी साहब की हुकूमत में, और उनको कहा गया कि भाई मुसलमानों को कितना परसेंटेज देना है वो आप रिपोर्ट दीजिए 3 साल के अंदर। इस दौरान एक हादसे ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। कई कायदीन इस हादसे में हलाक हो गए, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर का कहना है कि इसी हादसे ने उन्हें मजीद हौसला दिया और वो पूरी यकसोई के साथ अक़लियती तबक़ात के लिए काम करने में जुट गए। हादसे के बाद मिले हौसले ने उन्हें अवाम में मकबूल बनाया। 97 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उस हादसे से मुझे महफूज रखा और उस हादसे से मुझे बचाया भी। इसी वजह से शायद ये रिजर्वेशन पे अमल आवरी में हिस्सा लेने के लिए शायद अल्लाह ताला ने मुझे उस हादसे में बचाया।
तो कामारेड्डी के खरीफ मैं और बहुत सीनियर कांग्रेस कायद बागा रेड्डी साहब मिलकर राजू जी और इंदिरा गांधी के मुजस्समों की नकाब कुशाई के लिए हम जा रहे थे, तो नक्सलाइट ने क्लेमोर बॉम्ब अटैक किया जिसमें 6 लोग स्पॉट डेथ हो गए, वहीं पे मर गए। और हम सिर्फ 2 सेकंड में हमारे गाड़ियों के शीशे टूटे। टारगेट कोई हमारी गाड़ी पे चाह रहे थे, लेकिन वो सामने की गाड़ी पे टारगेट हो गया। तो सिर्फ 2 सेकंड आंख बंद करके खोलने के अंदर लाशों की ढेर लगी हुई थी हमारे सामने, और हम बिल्कुल मुजज़ाती तौर पर हम उसमें बच के बाहर निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें शायद अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेना चाह रहा था कि जो मुसलमानों का जो रिजर्वेशन, फीस रिएम्बर्समेंट, मास मैरिजेस, ऐसे कामें जो है वो शायद लेना चाह रहे थे। तो ये 10 साल मेरा अपोजिशन में अक़लियतों पे ही ज़्यादा वक्त गुजारा मैंने। इसी दौरान सरकारी सतह पर काम जारी रहा और रियासती हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए दीगर 14 तबक़ात के साथ मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। लेकिन मुसलमानों को कितने फ़ीसद तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, इसका फ़ैसला सिर्फ एक BC कमीशन ही कर सकता था। इसीलिए जस्टिस पुट्टुस्वामी कमीशन की तश्कील अमल में लाई गई। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद कांग्रेस पार्टी इख्तिदार खो बैठी और मुस्लिम रिजर्वेशन का काम अधूरा रह गया। 2004 के कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर कमेटी में मोहम्मद अली शब्बीर को शामिल किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने फिरासत से काम लेते हुए अपनी जमात को मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा करने पर राजी करवाया। सोनिया गांधी ने उनकी भरपूर तायीद की और अवाम ने भी उनका साथ दिया। इख्तिदार में ना होते हुए भी अवाम के लिए फलाही सरगर्मियों में वो मसरूफ़ रहे। अवाम ने उन्हें रियासत भर में सबसे ज़ायद अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। ये मोहम्मद अली शब्बीर के लिए एक गैबी मदद थी, साथ ही अवाम का उन पर एतमाद था। वो रियासत भर में वज़ीर आला के बाद दूसरी सफ़ के लीडरों में शामिल हो गए। मुझे पहले तो ये मैं जीता 2004 तो तारीख़ी जीत थी मेरी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 294 MLAs में सबसे अक्सरियत से यानी ज़्यादा मेजॉरिटी से 53,400 वोटों से भारी अक्सरियत से वहाँ के आवाम ने मुझे जिताया, जिससे मैं इतना खुश था कि मुझे ख्वाब दिख रहा था कि क्या मैं इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीता हूँ, जो आंध्र प्रदेश में कोई जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हो, राजशेखर रेड्डी साहब हो, उनसे भी ज़्यादा अक्सरियत से मुझे जिताई कामारेड्डी की आवाम। तो मैं पहले तो उस खुशी में था। फिर जब कैबिनेट में मुझे लिया गया तो मुझे पता ही था कि कैबिनेट में मैं आ रहा हूँ। और दूसरी खुशी ये थी कि राजशेखर रेड्डी साहब ने कैबिनेट में प्रोटोकॉल में मुझे उनके बाद सेकंड हलफ बर्दारी का मुझे मौका दिया। अक्सर अल्फ़ाबेटिकली या कहीं भी होगा तो, और मोहम्मद अली शब्बीर था, तो मुझे जब रोशिया जी जैसे सीनियर कायदीन मौजूद थे, लेकिन राजशेखर रेड्डी का हलफनामा होने के बाद सेकंड नंबर पर मुझे बुलाया गया। वो भी मेरे लिए ताज्जुब खेज था कि अभी मैं ढूंढ रहा था कि मेरा 8-10 नंबर में लगेगा, लेकिन एकदम पहला नाम मुझे बुलाए तो मैं थोड़ा सा अचंभा हुआ और मैंने जाके लिया। तो गवर्नमेंट की लिस्ट और प्रोटोकॉल लिस्ट में भी राजशेखर रेड्डी साहब ने अपने बाद दूसरा मुकाम ऑफिशियली तौर पर मुझे दिया। कामयाबी के फौरी बाद तहनीती तकारीब में हिस्सा लेने के बजाय मोहम्मद अली शब्बीर सेक्रेटेरिएट के उन गलियारों में खो गए जहां कौमों की तकदीरें लिखी जाती हैं। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के सिर्फ चंद दिनों के अंदर इंतखाबी वादे को पूरा किया गया और मुस्लिम तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया गया। हमने डे 1 से, क्योंकि कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का माइनॉरिटी का चेयरमैन था, तो मैंने उसमें 7वें नंबर में मैनिफेस्टो में लगा दिया था। तो राजशेखर रेड्डी साहब को हमने कहा कि साहब हमारा वादा पूरा करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 56 दिन यानी 2 महीने भी मुकम्मल करे बगैर हमने 56 दिन में रिजर्वेशन को अमलवारी का GO 33 देकर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का अमलवारी स्टार्ट कर दिए। मैं और जन्नत हुसैन साहब जो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हम दोनों CM साहब के घर पे रोज़ा खोला और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब भी मालूम हुआ कि फ़ाइल 11 महकमों को घूमकर फ़ाइल आ गई है, तो उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब, मैंने मेरे 25-26 साल
ये सर्विस के अंदर कोई फाइल 11 महकमे के अंदर जाकर पॉजिटिव सिर्फ 48 घंटे में वापस आना, मैं समझता हूँ इस फाइल को अल्लाह की मदद है। वरना हमारे 11 महकमे के लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करके जो 4% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में रोस्तम फिक्स करना था कि कितने पे कितना फिक्स होता है, वो फाइल आ गई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइल को, इस रिजर्वेशन को अल्लाह ताला की मदद थी। तो मैं क्रेडिट तो पहले उनको दूंगा, बाद में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राजशेखर रेड्डी, अब हम तो हैं, इन तमाम लोगों को, जो लोग भी इसमें हिस्सा लिए, उन सबको जाता क्रेडिट, किसी एक का नहीं है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात को अदालत में चैलेंज किया गया और 5% तहफ़्फ़ुज़ात पर रोक लगा दी गई। तब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने 2 चीज़ किए। एक ये कहा कि भाई 2 महीने में एक नया कमीशन बनाओ, और कमीशन को डायरेक्शन दिए कि तुम 6 महीने में मुसलमानों को कितने परसेंटेज और उनमें आइडेंटिफाई करो कि कौन बैकवर्ड क्लास है, उनको रिजर्वेशन दीजिए। तो जब उनके बोलने पर हमने 2 महीने में कमीशन बनाया और 6 महीने में कमीशन से रिपोर्ट मांगने के लिए टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर ये बात मेंशन करी, और 6 महीने में हमने कमीशन से रिपोर्ट हासिल करी। उसके बाद 5 के बजाय 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया गया और उसके लिए बाज़ाब्ता रियासती असेंबली में एक कानून मंजूर किया गया। आइए सीधे चलते हैं उन तालीमी इदारों में जहां तहफ़्फ़ुज़ात की मरहून मिन्नत नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं उन शोबों और महकमों की सूरत हाल जहां तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रियासत में 4 बड़े मेडिकल कॉलेज अक़लियती इंतज़ामिया के तहत चलते हैं। हर एक कॉलेज में 150 सीटें हैं। इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हर साल जुमला 252 नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिला। ये तहफ़्फ़ुज़ात NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी के तहत दिए गए। मुख्तलिफ रुकावटों के बाद साल 2004 से ही इन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी शुरू कर दी गई थी। आज सैकड़ों डॉक्टर मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग के शोबे में देखा जाए तो सूरत हाल और भी बेहतर है। रियासत में जुमला 54 मुस्लिम माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में मुस्लिम नौजवानों के लिए 15,000 सीटें दस्तयाब हैं। इस तरह आज तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में 23,000 से ज़ायद मुस्लिम इंजीनियर समाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दरअसल एक ऐसा ज़रूरी तोहफ़ा था जिसने मुस्लिम समाज के लिए माशी और समाजी तरक्की की राहों को खोल दिया। आज हज़ारों मुस्लिम इंजीनियर मुल्क और बैरून मुल्क बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह MBA और MCA के कॉलेजेस में भी मुस्लिम नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए दाखिला मिला और तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए अब तक सालाना 17,000 से ज़ायद MBA और MCA के डिग्री याफ्ता नौजवान समाज में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। दरहकीकत तहफ़्फ़ुज़ात ने मुसलमानों की एक ऐसी तस्वीर को उभारने का काम किया जो चंद बरसों क़ब्ल तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी। तहफ़्फ़ुज़ात ने मुस्लिम समाज को एक बाविकार मकाम दिया और उन्हें एक रोशन मुस्तक़बिल की राह दिखाई। तहफ़्फ़ुज़ात ने छोटे कारोबार और कम तालीम वाली मुस्लिम समाज की तस्वीर को आला तालीम और बाविकार समाज की तस्वीर में बदल दिया। आज समाज के तालीमी शोबे से जुड़े माहिरीन ने ये इतराफ़ कर ही लिया कि तहफ़्फ़ुज़ात ने हकीकी मानों में तरक्की की राह दिखाई। आज तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा करने वाले नौजवान इन लीडरों के मशकूर हैं जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की थी। बस पैसों की वजह से वो ग्रेजुएशन कर नहीं सके। बीटेक जो है इंजीनियरिंग, पहले जो है मेरे से पहले जो भाई थे, मेरे एल्डर ब्रदर्स थे, वो बड़े भाई थे, वो लोग बस कुछ पैसों की वजह से इंजीनियरिंग कर नहीं सके। मेरे को उसकी अपॉर्चुनिटी आई, मैं 4% रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर हूँ। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए बल्कि फ़ी रीइंबर्समेंट की स्कीम ने तो कई मुस्लिम ख़ानदानों और हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को माशी बदहाली की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया। कई गरीब ख़ानदानों में आला तालीम की शम्माओं को रोशन करने में इस स्कीम से मदद मिली। फ़ी रीइंबर्समेंट के ज़रिए गरीब मुस्लिम तबक़ात को सहारा दिया गया और उन्हें पूरे एतमाद और विखार के साथ समाज में ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया गया।
غریب خاندانوں نے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوایا اور وہ آج ایک باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔ سچر کمیٹی نے ملک بھر میں مسلمانوں کی جو تصویر پیش کی تھی، آندھرا پردیش میں آج ایسی صورتحال نہیں ہے۔ وہ صورتحال کافی حد تک بدل گئی ہے۔ مسلم سماج کی تصویر میں نکھار آ گیا ہے۔ لیکن یہ تحفظات اتنی آسانی سے نافذ نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ابتدا میں شبیر علی کو کئی طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور سینئر قائد غلام نبی آزاد نے آندھرا پردیش میں کی جا رہی اس پہل کی بھرپور حمایت کی اور ایک ایسا انقلابی اقدام کیا جو ملک بھر میں کبھی اور کسی بھی ریاست میں نہیں کیا گیا تھا۔ ابتدا ہی سے اپوزیشن جماعتوں نے اور مسلم علماء نے بھی تحفظات کی مخالفت کی تھی، لیکن شبیر علی نے نہایت ہی دانش مندی سے ان مسائل کو حل کیا۔ جب تحفظات کے خلاف عدالت کے ذریعے روک لگائی گئی تھی تو یہ روک صرف تعلیمی اداروں میں تحفظات کے خلاف تھی، لیکن ملازمتوں میں بھی تحفظات کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ تب شبیر علی نے ہی اپنی بے باکی سے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ملازمتوں میں تحفظات کے کیسے بہترین نتائج مسلم سماج کو ملے۔ صرف 4% تحفظات نے مسلم سماج کی زندگیوں میں 4 چاند لگا دیے۔ پبلک سروس کمیشن میں کئی اہم ملازمتوں پر تقررات ان تحفظات کے نتیجے میں ہوئے، جبکہ دیگر کئی سرکاری محکموں میں مسلم نوجوانوں کی خاطر خواہ تعداد کو ملازمت دی گئی، جبکہ پولیس کے شعبے میں بھی اہم عہدوں پر مسلم نوجوانوں کا تقرر ہوا۔ مسلم نوجوانوں کو ان شعبوں اور محکموں میں بھی ملازمت ملی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تعلیم اور روزگار کے ساتھ سیاسی تحفظات بھی فراہم کیے گئے، جس کے ذریعے کوآپریٹو سوسائٹیوں، ضلع پریشد، منڈل، میونسپلٹیز اور میونسپل کارپوریشن میں مسلم نمائندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ خود حیدرآباد کے موجودہ میئر محمد ماجد حسین احمد نگر ڈویژن سے کامیاب ہوئے، جو کہ بیکورڈ کلاسز کے لیے محفوظ حلقہ تھا۔ اگر BCE ریزرویشن نہ ہوتا تو یہ بحیثیت کارپوریٹر منتخب ہی نہ ہوتے اور میئر بھی نہ بنتے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مسلم سماج کی تصویر بدلنا اور سنورنا شروع ہوئی۔ کانگریس حکومت کی ان فلاحی اسکیمات نے بنیادی سطح پر مسلم خاندانوں کو مسرتوں سے بھر دیا، نا امیدی کے ماحول میں امید کی کرن جلائی اور مسلم نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم کا راستہ اختیار کیا۔ ان تحفظات کی عمل آوری کے لیے ایک لمبی قانونی جنگ بھی لڑنی پڑی۔ وکلاء کو اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ کئی مثالیں پیش کرنی پڑی، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش کی جانب سے دیے گئے 4% تحفظات پر آخری فیصلہ آنے تک جاری رکھنے کے احکام دیے۔ ہم نے گورنمنٹ کے وکیل کے ذریعے، اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ کو یہ دلیل پیش کری کہ دیکھیے صاحب، ایک مثال کے طور پر ایک دھوبی گھاٹ میں 2 دھوبی، ایک مسلمان دھوبی ایک ہندو دھوبی، ایک ہی دھوبی گھاٹ میں دونوں کپڑے دھو رہے ہیں، ایک ہی دھوبیوں کی بستی میں دونوں اپنے افراد خاندان کے ساتھ بس رہے ہیں، دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مگر صرف فرق اتنا ہی ہے کہ عبادت کے وقت میں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، باقی کے تمام دن ایک ہی، سب کے دونوں کی ایکٹیویٹیز ایک ہی ہے۔ لیکن ہندو دھوبی کو تمام حکومت کے سہولتیں ہیں، مسلمان دھوبی کو اسی فارورڈ کلاس کے نام پر کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ یہ ڈسکرمنیشن ہے۔ یہ آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل نے یہ بحث کی، جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا اور دونوں ججز ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے 3 نے مخالف وکیل ہریش سالوے سے کہا کہ کیا ہریش سالوے جی بولو کہ تم مسلمان دھوبی کو ہے یا نہیں، اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتا ہوں۔ یہ سماجی طور پر پسماندہ ہے، مانتے ہیں یا نہیں؟ میں مانتا ہوں۔ پھر تم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ تب ان کا جواب تھا کہ سب ہندو سماج کے اندر بٹا ہوا ہے، اس لیے ان کو ریزرویشن ہے، مسلمان سماج کے اندر مساوات ہے اسلام میں، ان کو ریزرویشن جائز نہیں ہے، یہ انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو ریزرویشن ان کو لاگو نہیں ہوتا۔ تو جب چیف جسٹس انڈیا نے کہا نہیں، ایک عبادت کے نام پہ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ لوگ اللہ اکبر اور جے شری رام کے نام پہ علیحدہ ہوتے ہیں، باقی کا دن تمام ایک جگہ ہوتے ہیں، یہ ڈسکرمنیشن صحیح نہیں ہے۔ جو مسلمان دھوبی کو، جو ہندو دھوبی کو جو سہولت مل رہی ہے، وہ مسلمان دھوبی کو وہی سہولتیں ملنا چاہیے، لہٰذا میں اس کو ریزرویشن جاری رکھنے کی ہدایت دیتا ہوں اور آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے 7 لارجر بینچ کے ججمنٹ کو اوپر اسٹے دے رہا ہوں۔
न सिर्फ ये बल्कि शब्बीर अली की कोशिशों और कांग्रेस हुकूमत के इक़दामात ने आंध्र प्रदेश को मुल्क भर में अक़लियतों के लिए एक बेहतरीन रियासत में बदल दिया। मुस्लिम नौजवानों को तालीम फराहम की गई, उन्हें मुलाजिमत दी गई और उन्हें सियासी सतह पर ऊंचा उठाने की कोशिश की गई। इसके अलावा गलत फहमियों को दूर करते हुए दीनी मदरसों को तरक्की देने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म के 15 नुकाती फार्मूले के तहत मदरसों में बेहतर सहूलियात और मालिया फराहम किया गया। इसी के तहत ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के इक़दामात किए गए। मदरसों की सूरत हाल में भी वाज़े तब्दीली आई और आज इन मदरसों के ताल्लुक़ से सोच में तब्दीली आई और उनकी हालत में बेहतरी आई। जब तहफ़्फ़ुज़ात के फ़वाइद बुनियादी सतह पर आवाम तक पहुँचना शुरू हुए तो वो खुद सियासी क़ायदीन से मिलने के लिए चले आए। मोहम्मद अली शब्बीर ने खुद ऐसे अफराद से मुलाकात की जिन्होंने सिर्फ उन्हें दुआ देने के लिए उनके हाथ थाम लिए थे। मैंने गुंटूर की मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो बहुत सारे लोगों ने पकड़ के कहा कि आप हाथ दीजिए, बोसा लेना है। मैं बोला क्यों लेना है बोसा? नहीं, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे आज एक एलूर मेडिकल कॉलेज के अंदर और एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में 2 जगह गुंटूर में सीटें आ गए। 2 बच्चे मेरे डॉक्टर बन रहे हैं। मैं टिन का काम करने वाला हूँ और 2 बच्चे मेरे डॉक्टर बन गए। तो ऐसे वाक़यात होने के बाद मैं एक दिन हज कमेटी में था, एक मोहतरमा आके गनमैनों से लड़ाई, तो गनमैन आके कहा कि साहब आपकी सिक्योरिटी से एक मोहतरमा लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि उन्हें छोड़ो अंदर। मैंने बोला बोलिए अम्मा क्यों लड़ रहे हो? कहा कि मैं तुम्हें दुआ देने के लिए आई। तो मैंने सर झुकाया, बोला दो दुआ। उन्होंने बोले किस सिलसिले में दुआ देने हैं? मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप यहाँ हज कमेटी को हज हाउस को आ रहे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए आई। कल काउंसलिंग में मेरी बेटी को फ्री में मेडिकल सीट आ गई। मैं किसी के घर में पकाने वाली हूँ तो मुझे वक्त भी नहीं मिला कि मैं आपको थोड़ी सी मिठाई ख़रीद के लाऊं। तो मैंने समझी कम से कम दुआ तो दे के आऊँ कि मेरे जैसे घर में काम करने वाली औरत के लड़की आज मेडिकल कॉलेज, जो हमारे ख़ानदान में 7 पुश्तों में भी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा, आज मेरी लड़की 4% रिजर्वेशन में मेडिकल सीट आ गई। बस आपको दुआ देने आए। इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात और कांग्रेस हुकूमत के फलाही इक़दामात ने मुल्क भर में एक मिसाली कारनामा अंजाम दिया। इस नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क की किसी भी रियासत में मुस्लिम समाज को हासिल नहीं हैं। यही वजह है कि आज मुल्क भर में रियासत आंध्र प्रदेश के मुस्लिम समाज की तस्वीर सबसे नुमायाँ और बेहतर नज़र आती है। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात ना होते तो ना ही मुस्लिम समाज के नौजवान आला तालीम हासिल करते, ना डॉक्टर बनते और ना इंजीनियर, जबकि आला ओहदों पर तखर्रुर का ख्वाब भी हरगिज़ पूरा ना होता। सिर्फ 4% तहफ़्फ़ुज़ात ने ही रियासत के 12% मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया, जबकि मुस्तक़बिल और भी ताबनाक है। मुस्लिम समाज का आज तो बन गया और कल भी मुस्लिम समाज के लिए दरख्शां रहेगा। 20 साल क़ब्ल तहफ़्फ़ुज़ात की सिमत में उठाए गए एक कदम ने आज रियासत को ऐसे बेहतरीन नताइज दिए हैं कि जिसके ज़रिए एक समाज को पस्ती से बुलंदी की तरफ बढ़ाया और उनके हाथ में तरक्की की कुंजी दे दी।